जन्म की बात करते हैं सबसे पहले इनकी। अब जन्म कब हुआ? तो 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म होता है हिंदी दिवस के एक दिन बाद, मतलब 15 सितंबर को। ठीक, 15 सितंबर। सन क्या है गुरुजी? तो सन है 1863। सन 1863, 15 सितंबर 1863 को गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान कहां पर है गुरुजी? तो जन्म स्थान की बात करते हैं। ठीक, जन्म स्थान तो एक गांव है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प भी है रोहिड़ा। ठीक, टेकामेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है, लेकिन ये गांव का नाम है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये गांव का नाम है जहां पर गौरीशंकर ओझा जी का जन्म हुआ था। तो रोहिड़ा ये कहां पर पड़ता है गुरुदेव? ये पड़ता है सिरोही राज्य में पड़ता है। कहां पर? सिरोही राज्य में पड़ता है। ठीक, और क्या बात है गुरुजी इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा कहां पर हुई? ये हुई बंबई में हुई। कितनी हुई ये आगे बात करेंगे अपन, है ना। डीलिट की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो देखो आप शिक्षा कहां पर हुई? बंबई में हुई। ठीक, अब हुआ क्या? ये 1874 को गए थे बंबई। सिरोही राज्य, सिरोही रियासत, हाँ, बंबई से लिंक्ड थी। तो बंबई एक शिक्षा लेने चले गए। ये वहां से 1888 में राजस्थान आ गए, वापस सिरोही आ गए। इनकी तबीयत खराब हुई, मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पाए थे ये। 1888 में इनकी बंबई में तबीयत खराब हुई, कमरे वमरे में रहते होंगे तो फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, कुछ ना कुछ बीमारी हो गई, और ये वापस घर वालों ने इनको बुला लिया कि बेटा गांव आ जाओ। 1888 में ये वापस सिरोही आ गए। अब 14-15 साल के हो गए तो कुछ ना कुछ तो करना था। बेटे बेटे तो मन लगता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये उस समय रियासत चले गए। रियासत थी उदयपुर, मतलब मेवाड़ रियासत। क्या कहेंगे उसको? मेवाड़ रियासत में चले गए नौकरी के लिए। मेवाड़ रियासत चले गए। मेवाड़ रियासत में चले गए, वहां पर ये नौकरी ढूंढने लगे। शिक्षा तो इनकी बढ़िया थी सही, शिक्षा तो बढ़िया थी सही, रुचिकर व्यक्ति थे, हाँ, बढ़िया बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनकी मुलाकात हुई मेवाड़ रियासत के मंत्री थे, दरबारी कवि थे, कवि राजा थे श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास आप सब जानते होंगे, इनके बारे में भी मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा। श्यामल दास जी के बारे में भी, ये भी इतिहासकार है। ठीक, वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास जी ने, और श्यामल दास जी ने वीर विनोद लिखी थी। ठीक, और इस वीर विनोद, इनका ग्रंथ था श्यामल दास जी का वीर विनोद, उस पर रोक लगा दी थी मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह ने, क्योंकि उसमें मेवाड़ रियासत के जो राजा थे फतेह सिंह, उनकी इसमें आलोचना लिखी हुई थी। वो जो कार्य करते थे जनता के अहित का, उसकी पोल इसमें खोली गई थी वीर विनोद में। तो श्यामल दास भी बहुत तगड़े इतिहासकार थे। तो इनकी मुलाकात हुई ओझा जी की, श्यामल दास जी से मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद श्यामल दास जी गौरीशंकर जी से बड़े प्रभावित हो गए कि यार तुम तो बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो, चलो आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इतिहास कार्यालय का काम दे देता हूं। और इतिहास दिख रहा है, इतिहास श्यामल दास जी ने इनको क्या कर दिया इतिहास कार्यालय में। कहां पे? इतिहास कार्यालय में। इतिहास कार्यालय में नौकरी दे दी, सहायक मंत्री बना दिया इनको। क्या बना दिया? सहायक मंत्री बना दिया ओझा जी को। इनकी नौकरी लग गई, इनकी ओझा जी की सहायक मंत्री बन गए। अब सहायक मंत्री बनने के बाद इनकी जो अंदर जो
इतिहास को जानने की जो ललक थी वो यहां से शुरू हुई। देखो अब यहां पर रहते हुए इन्होंने ये ऐतिहासिक स्थलों पर इनको घूमने का मौका मिला, जो पुरातात्विक महत्व की सामग्री थी उससे परिचित होने का मौका मिला, उससे रूबरू होने का मौका मिला, जो प्राचीन शिलालेख थे, जो प्राचीन सिक्के थे, उनसे इनको रूबरू होने का मौका मिला और इनकी रुचि इतिहास में जाग गई। ठीक यहां पर रहते फिर बाद में इनको उदयपुर में विक्टोरिया हॉल है। क्या है? विक्टोरिया हॉल। इसके आगे की बात बता रहा हूं मैं। विक्टोरिया हॉल, विक्टोरिया हॉल उदयपुर में एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। पुस्तकालय का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक, पुस्तकालय का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वहां पर रहकर भी ये इतिहास के अवलोकन का कार्य करते हैं और इतिहास में इनकी रुचि और ज्यादा पुष्ट हो जाती है और ज्यादा जागृत हो जाती है। फिर इनका संपर्क होता है उदयपुर में, सॉरी अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में इनकी मुलाकात होती है कर्जन से, लॉर्ड कर्जन से, और लॉर्ड कर्जन इनको अजमेर के पुस्तकालय का अध्यक्ष बना देता है। अजमेर के पुस्तकालय का अध्यक्ष बना देता है। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य परिचय आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार आप इसको देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब आगे अपन बात करें आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करो। आप मोबाइल से पढ़ते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल से पढ़ने के बहुत फायदे हैं, नुकसान भी है हालांकि, लेकिन आप जब भी पढ़ो आप मोबाइल ये कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करो। मुझे पढ़ते हुए ही नहीं, आप जब भी जिन से पढ़ते हो तब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो और नोट डाउन भी करते रहा करो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, आपको याद हो जाए। लिखी हुई चीज इंद्रियों से अंदर गई और फिर उसको अपन ने लिखा तो अपनी कई सारी इंद्रियां सक्रिय हुई और वो हमारे स्मृति पटल पे वो चीज बैठ जाती है। तो ये चीज ध्यान रखा करो। आप समझदार व्यक्ति हो, प्लस 18 हो, तो आप थोड़ा सा इन चीजों को जानते तो हो ही सही, इनको यूज में भी लिया करो। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। 1911 में इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। कब? 1911 में। 1911 में इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। ठीक, 1911 में इन्होंने, हालांकि इन्होंने पूरे राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखा है, जैसे उदयपुर का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, डूंगरपुर बांसवाड़ा का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, इन्होंने राजस्थान की जोधपुर का इतिहास, कई रियासतों का इतिहास लिखा है। ठीक, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनके कई सारे तथ्यों का हम संदर्भ लेते हैं। इतिहास को जानने के लिए हम इनके कई तथ्यों का संदर्भ लेते हैं, बल्कि ये एक मानक पुस्तकें हैं जिनके आधार पर इतिहास जाना जा सकता है। ठीक, अपन आगे बढ़े। 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। 1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई। इनको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई 1914 में। ठीक,
1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई। इसके अलावा देखो इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये लिपि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि किस तरह से बनी है उसका एक बहुत सुंदर ढंग से वर्णन ओझा जी ने इस पुस्तक में किया है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला में। ये प्रश्न आने की गुंजाइश है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला किस इतिहासकार का ग्रंथ है जिसको मानक ग्रंथ के रूप में माना जाता है? तो ये किसका ग्रंथ है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का ग्रंथ है। इसमें क्या है? इसमें ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि किस तरह से बनी है उसका एक सुंदर उदाहरण इसमें दिया गया है। आगे अपन बात करें तो इनके लेखन की क्या विशेषता है? ये लेखन की क्या विशेषता है? लेखन की विशेषता, ऐसे प्रश्न आरएएस में मुख्य रूप से आते हैं। विशेषता है एक विशेषता, तो मुख्य विशेषता हम देखेंगे लेखन की विशेषता। इनके लेखन की क्या विशेषता है कि इन्होंने जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, जिस भी रियासत का इतिहास इन्होंने लिखा उसमें डायरेक्ट इन्होंने इतिहास लिखना शुरू नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले उस रियासत का नामकरण किया है कि भाई इसका नाम कैसे पड़ा, तो उस बारे में चर्चा की है। सबसे पहले नामकरण के बाद उस रियासत का, उस राज्य का उन्होंने क्षेत्रफल बताया है। क्षेत्रफल बताने के बाद वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है, वहां के धरातल जलवायु के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है। ठीक, फिर वहां के त्योहारों के बारे में, परंपराओं के बारे में, 30 त्योहारों के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद इन सब का विवेचन करने के बाद राज्य का राजनीतिक इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखा है। ये ओझा जी क्रमबद्ध रूप से लिखा है। ये विशेषता ओझा जी के लेखन की विशेषता रही है। ये उनके सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में झलकती है। तो ये उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। नामकरण, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, वहां के दुर्ग, सड़कें, जनसंख्या, इन सब के बारे में बताया है। और फिर उन्होंने वहां का क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक इतिहास लिखा है। ठीक, तो ये इनके लेखन की विशेषता हुई। आगे अपन बात करें, इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे अपन बात करें देखो इन्होंने कुछ छोटी पुस्तकें लिखी, लघु ग्रंथ, जिनको अपन किस श्रेणी में रखेंगे? लघु ग्रंथ की श्रेणी में रखेंगे। अब इन्होंने कौन कौन से लघु ग्रंथ लिखे? तो इन्होंने सबसे पहला ग्रंथ लिखा है कर्नल जेम्स टोड का जीवन परिचय। कर्नल जेम्स टोड का जीवन परिचय। ठीक, इसके अलावा और कौन सा ग्रंथ लिखा है? इन्होंने लिखा है वीर शिरोमणि। कौन सा? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ये लघु ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा और कौन सा ग्रंथ लिखा है? बप्पा रावल, मेवाड़ के बप्पा रावल का सोने का सिक्का। बप्पा रावल का सोने का सिक्का, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है। लघु ग्रंथों की श्रेणी में आने वाला ग्रंथ है
प्राचीन इतिहास की सामग्री, प्राचीन इतिहास की सामग्री, प्राचीन इतिहास की सामग्री, प्राचीन इतिहास की सामग्री, भारतीय प्राचीन इतिहास की सामग्री। ये इनके लघु ग्रंथ है जो ओझा जी ने लिखे हैं और इनको बड़ी सफलता मिली है। ये एक तरह से निबंध थे, बड़े निबंध थे जिनको पुस्तकों का रूप दिया गया है। तो ये कुछ लघु ग्रंथों की श्रेणियों में आने वाले लेख हैं। तो ये इन्होंने लघु ग्रंथ लिखे हैं। अब अपन आगे बात करें, इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। यहां पर लिख देता हूं, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। आपको ये ग्रंथ याद रखने हैं, जिसमें से 3 तो आपको याद रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड का जीवन परिचय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और बप्पा रावल के सोने का सिक्का। ये 3 ग्रंथ आप याद रखें। ये लघु ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं जो डॉक्टर ओझा जी ने लिखे हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं इनको। अब इन्हों के थोड़े से जो बड़े ग्रंथ हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक, कौन कौन से इन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे? तो सबसे पहले इन्होंने लिखा सोलंकियों का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास, सोलंकी राजपूतों का इतिहास इन्होंने लिखा, सोलंकियों का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। ये लिखा इन्होंने 1907 में। ठीक, 1907 में इन्होंने सोलंकियों का इतिहास लिखा। इसके बाद सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास। ये कब लिखा गुरुजी? ये लिखा 1917 में। कब लिखा? 1917 में, सिरोही राज्य का इतिहास। ठीक, इसके बाद इन्होंने लिखा राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास। ये कब लिखा गुरुजी इन्होंने? ये लिखा 1927 को। राजपूताने का इतिहास ये क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुआ है और इसी के अंतर्गत 1928 में उदयपुर का इतिहास लिखा गया। उदयपुर का इतिहास, उदयपुर का इतिहास ये कब प्रकाशित हुआ गुरुदेव? ये हुआ 1928 में। 1928 में उदयपुर का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1936 में डूंगरपुर राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास। फिर 1937 में बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास इन्होंने लिखा। तो ये कुछ बड़े ग्रंथ हैं जो इतिहास से संबंधित है और हमको रियासतों का इतिहास बताते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी इन्होंने और कई ऐतिहासिक रियासतों का इतिहास लिखा है, जोधपुर का इतिहास लिखा है और बीकानेर का इतिहास लिखा है, कई मेवाड़ का तो है लिखा हुआ ही है। तो ये सब इतिहास की ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक, अपन आगे बात करते हैं इनकी। 1937 की बात है। 1937 में मिटा दूं मैं पहले इसको, ये लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ठीक, अब अपन बात करें 1937 की। तो 1937 में इनको वाचस्पति की उपाधि दी गई। ठीक, 1937 में इनको वाचस्पति की उपाधि दी गई। साहित्य में, किसमें? साहित्य में वाचस्पति की उपाधि दी गई। और इसी के साथ काशी विश्वविद्यालय
काशी विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि प्रदान की। किसकी? डी लिट की उपाधि प्रदान की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को काशी विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि प्रदान की। तो ये कुछ बातें किसकी हैं? वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की। ठीक, अब अपन आगे बात करें तो बड़ी दुखद घटना है कि जिस वर्ष हमारा भारत देश आजाद हुआ था, जिस साल को भारत देश आजाद हुआ था, हालांकि अगस्त में होगा, अब 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इनका देहावसान आजादी से पहले ही हो गया, अप्रैल महीने में। कब हुआ? तो 17 अप्रैल। कब? 17 अप्रैल 1947 को इनका देहावसान हो गया। देहावसान हो गया।